अच्छा समझ यार। सूर्य मैं आपको पहले जवाब नहीं दे पाया। ये देखो अब जैसे आप देख भी रहे हो, मैं वैसे मैं केमिस्ट्री कर रहा था ना साथ साथ, तो फिर मैंने जब आपका मैसेज देखा है तो पहले मेरा वो आंसर जो था पहले के पार्ट का सही आ रहा था, दूसरे का थोड़ा गलत आ रहा था। फिर मैंने उसको गौर दिया, थोड़ा गौर फरमाया, तो मैंने देखा कि ये दोनों शेप्स जो हैं ये सिमिलर नहीं है एक दूसरे की ना। तो ये सिमिलर नहीं है तो यहाँ वो रेशो मेरे ख्याल से अप्लाई होगा नहीं। तो इसको फिर दूसरे तरीके से करते हैं, तो उससे आपको 1:1 वो फिर सही आंसर बन रहा है। सही है। तो फिर मैंने अभी वो कर लिया, तो मैंने कभी आपको समझा देता हूँ है। तो यार हम पहले पार्ट ए कर लेते हैं। पार्ट ए में उन्होंने हमें कहा है कि हमने फाइंड करना है बी एक्स को। ठीक है। और जो हमने बी एक्स को फाइंड करना है, हमें इतना पता है जो आपका ये पूरा बी डी इन्होंने दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरी लेंथ है ना, ये हमारी है 27 सेंटीमीटर की। सही है। और अब हमने एक और चीज़ चेक करनी है। हम ये देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ सिमिलैरिटी का कुछ लगाना चाहते हैं, मुझे पता नहीं किस चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमें ये सारी वैल्यूज़ दी हैं, तो हमने जब भी कोई शेप को देखना है ना, और उसमें उन्होंने हमसे रेशो पूछ लिया है, उन्होंने हमें ये डिफरेंट लेंथs दी हैं, और इन लेंथs के हिसाब से वो दूसरी लेंथ के बारे में पूछ रहे हैं। तो आप ये सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स को वहाँ डालने की बस दिमाग में थोड़ी सी एक इंस्ट्रक्टिवली आदत डाल लो। सही है। तो अगर बंदा आदत डाल लेता है तो बंदा ये देखता है यार मैं चेक करता हूँ मेरा बी एक्स यानी कि बी ए एक्स, बी एक्स ए और सी एक्स डी ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं। अच्छा, सिमिलर की रिक्वायरमेंट ये थी कि आपकी कोई दो एंगल्स जो हैं, एक उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो आपके रेशोज़ हैं, रेशोज़ ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स वो इक्वल होने चाहिए। अब या फिर ये होना चाहिए कि आपके जो कोई दो एंगल्स हैं ना वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है। तीसरा एंगल क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो यार देखो, जहाँ तक बात है रेशो ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स की, तो उसका मसला सिर्फ ये है कि हमें अभी वो लेंथs पता नहीं है। ठीक है। हमें ये दो लेंथs पता है नहीं, तो हम लोग अभी कोई ना हमें इन दोनों लेंथs को पता है ना इन दोनों को पता है, तो हम लोग कोई कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स का ऐसा रेशो बता नहीं सकते। तो हम लोग फिर दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं, वो है कि इससे कोई दो एंगल्स इक्वल हैं या नहीं। क्यों नहीं है, ये देखो ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये तो इक्वल होंगे। बाकी ये हमने ये पढ़ा है कि आपका जो बी ए है और सी डी है, हमें क्वेश्चन में दिया कि ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी ए इज़ पैरेलल टू सी डी। उन्होंने वर्ड्स में लिखा हुआ है, लेकिन इसको पैरेलल को सिग्निफाई करने के लिए आप ये सिंबल भी डाल सकते हो। ठीक है। तो बी ए इज़ पैरेलल टू सी डी, ये सिंबल जो है वो सिर्फ ये दो लाइनें हैं, जो इनकी सर्कल डाला है इसको वैसे हाईलाइट करने के लिए। ठीक है। तो हमने कहा जो आपका बी है वो आपका पैरेलल है टू सी डी। ठीक है। तो इन्होंने ये दिया हुआ है, तो हम देखते हैं अगर ये पैरेलल है तो जो ये वाला एंगल होगा ये इसके एंगल ऑल्टरनेट होगा, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। और अगर जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे ड्यू टू पैरेलल लाइंस। ठीक है। अब आपके ये एंगल और ये एंगल जो है वो इक्वल है। ठीक है। यानी कि आपका ये वाला एंगल जो है वो आपके इस वाले एंगल के साथ इक्वल है, और जो आपका ये वाला एंगल है वो आपके इस वाले एंगल के साथ इक्वल है। तो ये एक एंगल इक्वल हुआ, ये एक एंगल हुआ, दो एंगल इक्वल, और ये जो है ये आपके दो एंगल्स, ये आपका एक एंगल इक्वल। तो आपके तीनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल टू ईच अदर हैं। सही है। तो ये आपके जो तीनों इसके जो तीन कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो अपनी अपनी रिस्पेक्ट के हिसाब से ये जो तीनों हैं ये इक्वल टू ईच अदर हैं। तो अब देखो, अब आपको ये पता चल गया। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो आपका ये ट्रायंगल बी एक्स ए है, अभी मैं सिमिलर का साइन भूल गया, लेकिन अगर मैं सिंपली लिख दूँ इज़ सिमिलर टू आई बिलीव ट्रायंगल सी एक्स डी। मेरे ख्याल से इसका सिमिलर टू को यूँ भी लिखते हो आप, यूँ करके और यूँ करके, इस तरह का आप सिंबल लिखते हो सिमिलर टू को डिफाइन करने के लिए। ठीक है। यानी कि ट्रायंगल बी एक्स है इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एक्स डी। ठीक है। तो आपने ये डिटर्मिन कर लिया। जब आपने ये डिटर्मिन कर लिया तो इससे आपको ये पता चला कि जो इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनके रेशोज़ इक्वल होंगे। सही है। अब जब हमने कहा कि इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशोज़ जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, तो अब आप क्या करते हो, आपको पता है कि अब हमने इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स को देखना है, हमने परखना है। सही है। हमने इनकी कॉरिस्पॉन्डेंस को देखना और परखना है। अब हम लोग वो कैसे करते हैं, हम लोग वो कुछ यूँ करेंगे कि देखो मैं ये कहता हूँ कि ये आपका जो है ये आपका सी एक्स डी हो गया और ये आपका बी एक्स ए हो गया। सही है। अब मैं ये कहता हूँ कि आपका जो ये वाला एंगल है ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल है। ठीक है। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका मतलब जो ये वाले दो एंगल्स हैं इनके जो सामने वाली साइड्स होंगी वो एक दूसरे के कॉरिस्पॉन्डिंग होंगी, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल टू ईच अदर है ना। तो ये दोनों एंगल्स इन रिलेटिविटी टू ईच अदर इक्वल हैं। तो इसका मतलब है जो इनके दोनों के सामने जो साइड्स फेस कर रही होंगी वो क्या कहते हैं एक दूसरे के साथ एक इक्विवेलेंट रेशियो से रिलेशन रखती होंगी। सही है। तो अब आप देखते हो कि इसके सामने ये वाली साइड है
ठीक है, और इसके सामने जो अल्टरनेट एंगल है वो ये वाला है, उसके सामने ये वाली साइड है। तो यानी कि ये वाली साइड और ये वाली जो साइड है ये कोरिस्पॉन्ड करती हैं। तो हमने ये डिटर्मिन कर लिया। जब हमने इसको डिटर्मिन कर लिया तो हम इसको रेशो में लिख लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि आपका जो ए एक्स है रेशो टू सी एक्स, इन दोनों का कोरिस्पॉन्डिंग रेशो है, ठीक है, ए एक्स का और सी एक्स का। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने बी एक्स फाइंड करनी है। तो इसका ए एक्स है, हमने सबसे पहले हमने इस ट्राइंगल की ऊपर साइड रखी है, तो हम इसी ट्राइंगल की ये वाली भी साइड है इसको भी ऊपर रखेंगे। सही है, ये जो हमने ये वाला कोरिस्पॉन्डिंग रेशियो बनाया है इसमें हमने इस वाले ट्राइंगल की साइड ऊपर रखी है। तो जो हम इसके साथ जो अगले वाली इसकी जो बाकी साइड्स का हम रेशियो बना रहे हैं उनमें भी फिर हम लोग यही ऑर्डर रखेंगे, यानी कि इस ट्राइंगल की साइड्स ऊपर और दूसरे वाले ट्राइंगल्स की साइड्स नीचे। तो आपने इसको बी एक्स रख लिया और जो दूसरी है इस वाले ट्राइंगल की वो है एक्स टी। ठीक है, अब हम लोग तीसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो सिर्फ ताल्लुक़ है वो सिर्फ इन सब से। ठीक है, लेकिन अगर मैं तीसरा लिखना चाहूँ तो वो कुछ यूँ हो जाएगा। सही है, लेकिन ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, तो आप इसे लिखो या ना लिखो इसकी मर्ज़ी नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा ए एक्स क्या है। हमें पता है ए एक्स हमारा 10 है, हमें पता है हमारा सी एक्स 8 है, हमने बताना है हमारा बी एक्स क्या है। यार देखो, आप ऐसे कर लो कि आप ना एक्स डी को रख लो एक्स, ठीक है, आप एक्स डी को एज ए अननोन वेरिएबल एक्स रख लो। अगर आपका एक्स डी एक्स है तो आपका बी एक्स क्या होगा, ऑब्वियसली होगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, अगर आपका एक्स डी एक्स है तो आपका बी एक्स होगा 27 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि आपका बी डी पूरा क्या है 27। अगर आपका बी डी पूरा 27 है और बी डी का एक हिस्सा एक्स टी एक्स है, तो फिर जो बाकी का हिस्सा होगा वो क्या होगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, और बाकी का हिस्सा हमारा बी एक्स है। तो हमने इसको बी एक्स को रख लेंगे, इसकी प्लेस होल्डर वैल्यू की जगह हम लिख देंगे 27 माइनस एक्स, और एक्स डी की जगह हम लिख देंगे क्या, एक्स डी की जगह हम लिख देंगे सीधा एक्स। और अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मिल जाता है हमें और ये मिल जाता है हमें। सही है, तो अगर मैं 8 इंटू 27 करता हूँ तो हमारे पास हो जाता है 216। ये इस तरह मैं इधर वेरीफाई कर लेता हूँ। 8 7 ज़ार कितना होता है 56, 6 इधर 5 ऊपर 8 2 ज़ार 66 में। हाँ ठीक है, तो आपका 216 होता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है भाई 216 माइनस एक्स, और ये आपका 10x है तो आप 10x ही रहने दोगे। और यहाँ एक चीज़ गलती है, क्या गलती है, ये मैंने 8 नहीं लिखा, तो आप यहाँ लिखोगे 216 माइनस 8x। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 10x, ये माइनस 8x, इसको ले आओ यहाँ प्लस 8x हो जाएगा, और ये 216 हो गया, ये आपका हो जाएगा 18x, ये आपका हो जाएगा 216। आप x करोगे डिवाइड बाई 216 डिवाइड बाई 18, तो ये आपके पास आ जाता है आई बिलीव 12 आता है। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेटर से भी किया हुआ है, तो हाँ ये कैलकुलेशन की हुई है यहाँ, तो मेरे ख्याल से आता है यहाँ आपका ये 12 ही आता है। ठीक है, तो ये आपका 12 ही आता है। तो अब आपने कहा था कि जो आपका है कि कहते हैं, आपने कहा था कि भाई जो आपका एक्स डी है वो आपने रखा हुआ है एक्स, जबकि आपने रखा हुआ है बी एक्स 27 माइनस एक्स। तो अब हमने x की वैल्यू तो निकाल ली है, तो आप ये डिटर्मिन करती है कि आपका जो एक्स डी है वो 27 आपका जो एक्स डी है वो x के इक्वल है, यानी कि वो 12 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब कहते हैं जो आपका बी एक्स है वो 27 माइनस एक्स के इक्वल है, तो आपने 27 लिखा और माइनस आपने x की वैल्यू डिटर्मिन कर ली 12, तो आप माइनस 12 करोगे, आपका पास आ जाता है 15 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से आप क्या डिटर्मिन करते हो, इस हिसाब से आप कहते हो कि जो आपका बी एक्स है वो इक्वल टू है 15 सेंटीमीटर।